हम सब ने सुना है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का हुक्म जनरल डायर ने दिया था। पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या वो इस भयानक नरसंहार का अकेला गुनहगार था, या फिर वो महज एक मोहरा था जिसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कोई और था? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जलियांवाला बाग महज एक अफसोसनाक हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। चलिए आज इसी साजिश की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। जरा उस दिन को सोचिए। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में मेला लगा था। हजारों लोग जमा थे। बच्चे खेल रहे थे, परिवार एक दूसरे से मिल रहे थे, कुछ नेता भाषण दे रहे थे। माहौल एकदम शांत और त्योहार वाला था। और फिर महज 10 मिनट में बिना किसी चेतावनी के सब कुछ बदल गया। वो बाग एक मौत के जाल में तब्दील हो गया। उन 10 मिनटों ने ब्रिटिश राज के तथाकथित सभ्य होने के हर दावे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पर सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? उन निहत्थे लोगों पर गोलियां क्यों बरसाई गईं जिनके पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं था? इस क्यों का जवाब छिपा है उस गहरे डर में जो उस वक्त के ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। पहले विश्व युद्ध में हजारों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन के लिए अपनी जान दी थी, और जानते हैं किस उम्मीद में कि बदले में उन्हें थोड़ी आज़ादी मिलेगी, कुछ अधिकार मिलेंगे। पर मिला क्या? धोखा। उन्हें मिला रॉलेट एक्ट नाम का एक काला कानून, जिसका सीधा मतलब था न वकील, न अपील, न दलील। ये भारतीयों के आत्मसम्मान पर एक सीधा हमला था। उस वक्त पंजाब आप समझिए कि एक बारूद के ढेर पर बैठा था। एक तो जंग ने अर्थव्यवस्था तबाह कर दी थी, महंगाई आसमान छू रही थी, ऊपर से स्पेनिश फ्लू ने लाखों जानें ले ली थी। और इस सबके बीच गांधी जी के सत्याग्रह ने वो कर दिखाया जिससे अंग्रेज सबसे ज्यादा डरते थे। हिंदू, मुस्लिम और सिख सब एक साथ सड़कों पर उतर आए। ये एकता उनकी फूट डालो और राज करो की नीति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। और इसी सुलगती हुई आग को बुझाने के लिए, या कहें कि और भड़काने के लिए, कहानी में 2 ब्रिटिश अफसर सामने आते हैं। एक जिसने साजिश की पूरी बिसात बिछाई, और दूसरा जिसने उसे खून से अंजाम दिया। एक था माइकल ओडवायर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके दिमाग में 1857 के गदर का डर बैठा हुआ था। वो मानता था कि भारतीय सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं और उन्हें कुचल कर ही काबू में रखा जा सकता है। उसी ने पंजाब में दमन का माहौल बनाया, और इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसने चुना जनरल डायर को, एक ऐसा अफसर जिसे खास तौर पर अमृतसर में सबक सिखाने के लिए भेजा गया था। शाम के करीब 4:30 बजे जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ बाग के उस इकलौते तंग से रास्ते पर पहुंचा। उसने ना कोई चेतावनी दी, ना भीड़ को हटने के लिए कहा, सीधा गोली चलाने का हुक्म दे दिया। फायरिंग लगातार 10 मिनट तक चलती रही, बिना रुके। कुल 1650 राउंड गोलियां चलीं। डायर ने अपने सैनिकों को साफ हुक्म दिया था कि निशाना उन जगहों पर साधो जहां भीड़ सबसे घनी हो, जहां से लोग भागने की कोशिश कर रहे हों। अपनी जान बचाने के लिए सैकड़ों लोग बाग के बीच में बने एक कुएं में कूद गए। बाद में अकेले उस कुएं से 120 लाशें निकाली गई। गोलियां तब रुकीं जब सैनिकों के पास गोलियां खत्म हो गईं। ये नरसंहार जितना वहशी था, उससे भी कहीं ज्यादा शर्मनाक था वो सब जो इसके बाद हुआ। न्याय के नाम पर एक भद्दा मजाक किया गया। डायर ने अमृतसर में एक क्रॉलिंग ऑर्डर लागू किया। इसका मतलब ये था कि जिस गली में एक ब्रिटिश मिशनरी पर हमला हुआ था, वहां से गुजरने वाले हर भारतीय को पेट के बल रेंग कर निकलना होगा। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान के आत्मसम्मान को जमीन पर गिराने की, उसे कुचलने की कोशिश थी। और जब जांच के लिए हंटर कमीशन बना, तो डायर ने बिना किसी शर्म के, बिना किसी अफसोस के ये कबूल किया कि उसका मकसद भीड़ हटाना था ही नहीं। उसका असली मकसद तो पूरे पंजाब के दिल में दहशत का एक नैतिक प्रभाव पैदा करना था। उसने ये भी कहा कि अगर मुमकिन होता तो वो वहां मशीन गनें भी चलवा देता। तो इस कबूलनामे के बाद उसे सजा क्या मिली? कुछ भी नहीं। कमीशन ने इसे बस निर्णय में एक चूक बताकर उसे नौकरी से हटा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब यही डायर ब्रिटेन लौटा तो उसका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। भारत को बचाने वाले के नाम पर उसके लिए 26,000 पाउंड का चंदा जमा किया गया। ये उस साम्राज्य की असली सोच को दिखाता है। अंग्रेजों को लगा कि इस जुल्म से वो आज़ादी की आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। इस आग ने एक पूरे राष्ट्र को जगा दिया।
इस एक हत्याकांड ने भारत की सोई हुई चेतना को बुरी तरह झकझोर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड लौटा दिया। गांधी जी का ब्रिटिश न्याय से भरोसा हमेशा के लिए उठ गया और उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। इसने देश के नौजवानों में एक नई चिंगारी जला दी। एक 12 साल का लड़का भगत सिंह बाघ की खून से सनी मिट्टी उठाकर देश को आजाद कराने की कसम खाता है। और इस कहानी का अंत लिखा गया 21 साल बाद लंदन में। उधम सिंह, वो उस दिन उस बाग में मौजूद थे और किसी तरह बच गए थे, लेकिन वो 21 साल तक उस दिन को भूले नहीं। 1940 में उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडवायर को गोली मार दी। क्यों? क्योंकि उधम सिंह के लिए असली अपराधी बंदूक चलाने वाला डायर नहीं बल्कि ओडवायर था, जिसने पंजाब में आतंक का वो पूरा माहौल बनाया था और डायर के हर जुल्म को सही ठहराया था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये वो मोड़ था जिसने आज़ादी की लड़ाई का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इसने नरमपंथियों को भी क्रांतिकारी सोचने पर मजबूर कर दिया। आज 100 साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी ये सवाल जिंदा है कि क्या ब्रिटिश सरकार को इस हत्याकांड के लिए आधिकारिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, सिर्फ खेद जताना और माफ़ी मांगना ये दो अलग अलग बातें हैं। इतिहास माफ़ी से बदलता तो नहीं, पर सच को स्वीकार करना एक बेहतर भविष्य की नींव जरूर रखता है।